सभी को बहुत बहुत प्रेम प्यारे साथी। जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं परमहंस योगानंद जी की ऑटोबायोग्राफी कथामृत के बारे में। हमारे 3 चैप्टर खत्म हो चुके हैं और आज हम पहुंचे हैं चौथे अध्याय पर, जिसका शीर्षक है मेरी हिमालय पर्वतों की तरफ भागने में असफलता। इसमें परमहंस योगानंद जी किस तरह से, हमने पिछले अध्यायों में देखा ही है कि वो प्लानिंग करते रहते थे। उनकी बहुत इच्छा थी हिमालय में जाकर योगी बनने की, ध्यान करने की, गुरु से दीक्षा लेने की। तो इसके लिए निरंतर कोशिश करते रहते थे और आज फिर उन्होंने एक कोशिश की अपने साथी अमर के साथ, जो कि उनका हम जमाती था। वो दोनों एक ही जमात में पढ़ते थे। उन्होंने उसके साथ प्लानिंग की कि हम दोनों घर से भागेंगे। तो अमर भी पूरी तरह से तैयार था। तो उन्होंने अमर को कहा कि तुम जब तुम्हारी क्लास लग रही होगी स्कूल में, तो कोई बहाना बनाकर बाहर निकल आना और एक टांगा लेकर तुम मेरे घर पर आना मुझे लेने, और टांगा ऐसी जगह पर खड़ा करना जहां पर मेरे घर का कोई भी सदस्य तुम्हें देख ना सके। तो इस तरह उन्होंने प्लानिंग की। एक दिन और दूसरे दिन सुबह अमर टांगा लेकर उनके घर के पास पहुंच गया। और जब उन्होंने आवाज सुनी परमहंस योगानंद जी ने, तो उनको पता चल गया कि अमर आ गया है। तो उन्होंने एक कंबल, एक खड़ाऊं, 2 धोतियां, एक जपमाला और एक लाड़ी मास्टर जी की फोटो और श्रीमद् भगवत गीता की एक पोथी, ये सब चीजें उन्होंने एक पोटली में बांधी और उनका जो चौबारा था उसकी तीसरी मंजिल से नीचे गिरा दी, खिड़की में से पोटली में बांधकर। और फिर वो दौड़ते हुए सीढ़ियों में से नीचे उतरे और चले गए। लेकिन नीचे उतरते वक्त मेन दरवाजे पर उनके चाचा जी खड़े थे, जिन्होंने उसे काफी ज्यादा तेजी से गुजरते हुए देखा। तो उन्होंने पूछा भी कि इतनी तेजी क्या है, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो उनके पास से गुजर गए और आगे जाकर अपनी जो चीजें उन्होंने फेंकी थी वो उठाई और अमर के साथ बैठ गए टांगे में। उसके बाद वो दोनों चांदनी चौक बाजार में गए और वहां से उन्होंने यूरोपियन पोशाक खरीदी, क्योंकि उनको पूरी तरह से पता था कि उन पर सख्त नजर रखी जाती है। तो उनके जो बड़े भाई हैं अनंत जी, वो पूरी कोशिश करेंगे उनको ढूंढने की। वो एक तरह से ये पोशाक बदलकर उनको धोखा देना चाहते थे कि हमारे जो देसी कपड़े पहने हुए हैं इनसे हम जल्दी पकड़े जाएंगे, इसलिए हम अपनी पोशाक बदलकर यूरोपियन पोशाक पहन लेते हैं। तो उन्होंने वो पोशाक पहनी और इसके बाद वो रास्ते में उन्होंने एक और उनका चचेरा भाई था जतिन, जो उनके साथ जाना चाहता था, उसको भी ले लिया रास्ते में और उसको भी यूरोपियन पोशाक दी पहनने के लिए। और उसके बाद वो कैनवस के जूते खरीदने के लिए बाजार में गई और उन्होंने अपने जो चमड़े के जूते पहने हुए थे पुराने, वो उतार दिए, वो किसी को दे दिए उन्होंने। क्योंकि परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि वो पवित्र यात्रा पर जाते समय किसी भी ऐसी चीज को पहनना नहीं चाहते थे जो कि जीव हत्या से प्राप्त की गई हो। इसलिए उन्होंने अपने चमड़े की जूतियां भी उतार दी और उनकी हैट पर एक फीता लगा हुआ था चमड़े का, वो भी उन्होंने उतार कर फेंक दिया। इसके बाद वो तीनों रेलवे स्टेशन गए और उन्होंने वर्धमान तक के टिकट लिए और अपनी यात्रा शुरू की। और उसके बाद जब वो तीनों गाड़ी में बैठ गए तो परमहंस योगानंद जी खुशी से झूम रहे थे और उन्होंने कहा कि जरा कल्पना कीजिए, जब हम महान गुरुओं से दीक्षित होकर अनंत चेतना में परम आनंद उठाएंगे, हम सभी के शरीरों में इतनी चुंबकीय शक्ति पैदा हो जाएगी कि हिमालय के जंगली जानवर भी पालतू जानवरों की तरह हमारे पास आएंगे
यहाँ तक कि जो बाघ होते हैं, इतने खतरनाक, वो भी बिल्लियों की तरह हमें लगेंगे, वो हमारे पास आकर बैठ जाया करेंगे। तो इस तरह से जब उन्होंने कहा, तो अमर के चेहरे पर तो थोड़ी-सी मुस्कुराहट आई सुनकर, लेकिन जतिन जी के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट उन्हें दिखाई नहीं दी। वो चुपचाप बैठे रहे और उनकी गाड़ी आगे चलती रही। तो जब वो वर्धमान पहुँचने वाले थे, तो जतिन जी बोले कि हम पैसों को, जो भी हमारे पास है, 3 हिस्सों में बाँट लेते हैं, ताकि जब हम वर्धमान पहुँचे, तो हम इकट्ठे टिकट ना लें, हम अलग-अलग लें, ताकि किसी को शक ना हो कि हम लोग घर से भागे हुए हैं। तो वो तीनों सहमत हो गए और उन्होंने इस तरह से अपने पैसे जो थे, वो बाँट लिए 3 हिस्सों में। उसके बाद जब शाम को उनकी गाड़ी बर्धमान पहुँची, जो तो जतिन जी टिकट घर में टिकट लेने गए। करीब 15 मिनट उनको हो गए थे गए हुए, लेकिन वो वापस नहीं आए। परमहंस जी ने और उनके दोस्त अमर ने उनको ढूँढा, आवाज़ें भी लगाई ज़ोर-ज़ोर से, लेकिन उनको कोई उत्तर नहीं मिला। तो वो समझ गए कि वो उनके साथी ने उनके साथ विश्वासघात किया है और वो चला गया है उनको छोड़कर। ये सोचते ही परमहंस योगानंद जी को एक झटका-सा लगा और वो रोने लगे और उन्होंने अमर को कहा कि अमर, हमें घर वापस जाना चाहिए। असफल होना ही हमारी इस यात्रा की तकदीर है। लेकिन अमर ने उन्हें जवाब दिया, क्या यही है तुम्हारा परमात्मा के लिए प्रेम, कि तुम एक विश्वासघाती साथी के रूप में ली गई एक छोटी-सी परीक्षा भी बर्दाश्त नहीं कर पाए? तो ये सुनकर परमहंस जी बोले कि मेरा मन इससे कुछ शांत हो गया और हमने आगे का रास्ता तय करने की सोची और वो बरेली से होकर हरिद्वार जाने वाली गाड़ी में सवार हो गए। और अगले दिन वो मुगलसराय स्टेशन पर गाड़ी बदलने के लिए प्लेटफ़ॉर्म पर वेट कर रहे थे। तो तभी परमहंस जी के दिमाग में एक विचार आया और वो बोले, अमर, मुझे लगता है कि जल्द ही हमें रेलवे ऑफिसर्स की गहरी पूछ-पड़ताल का सामना करना पड़ेगा। उनके अंदर रह रहकर ये बात आ रही थी कि मेरे भाई जो अनंत जी हैं, वो बहुत ही चालाक हैं। वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे ढूँढने के लिए। तो ये सुनकर अमर ने कहा और परमहंस योगानंद जी बोले कि अगर हमसे रेलवे अधिकारियों ने पूछ-पड़ताल की, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो अमर ने कहा, ठीक है, तो ऐसा करना, जो भी उनसे बातचीत करनी होगी वो मैं करूँगा। तुम केवल चुप रहना, कुछ भी मत बोलना और हँसना भी नहीं, मुस्कुराना भी नहीं, सिर्फ चुप रहना। तो इस बीच दोनों में ये बात चल ही रही थी कि उसी वक़्त एक अंग्रेज़ ऑफ़िसर उनके पास आया। उनके हाथ में एक तार थी, चिट्ठी थी, जो वो दोनों की तरफ हिला रहा था और उसको देखकर परमहंस जी तुरंत समझ गए कि ये जो तार है उनके भाई अनंत जी द्वारा ही दी गई है हमें। और वो ऑफिसर आकर परमहंस जी से एकदम से बोला, क्या तुम गुस्से में घर से भाग कर आए हो? तो परमहंस जी बोले, जी नहीं। और वो अंदर से खुश थे कि उस ऑफिसर ने इस तरह के शब्द चुने थे कि उनको झूठ नहीं बोलना पड़ा, क्योंकि वो लोग गुस्से में नहीं बल्कि आध्यात्मिक वैराग के कारण घर से भागे थे। बस उस ऑफिसर ने एक ही बात पूछी परमहंस जी से और उसके बाद वो अमर की तरफ मुड़ गए और उन्होंने अमर से पूछताछ शुरू की और उससे बोले, ये सच्चो-सच बताओ, तीसरा लड़का कहाँ है? तो अमर बोला, श्रीमान जी, मुझे आपके चेहरे पर चश्मा दिखाई दे रहा है, तो आप खुद ही देख लीजिए। हम 2 लोग हैं, 3 नहीं हैं और मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, जो तीसरा लड़का प्रकट कर। इसके बाद फिर ऑफिसर ने उनसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो अमर ने कहा, टॉमस। और फिर उन्होंने परमहंस जी की तरफ देखकर कहा, इसका क्या नाम है? तो अमर ने कहा, मैं इसे टॉमसन कहता हूँ। ले हम लोग मैं अंग्रेज माँ और भारतीय पिता की औलाद हूँ।
जो कि अपना धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन चुके हैं। तो इस तरह से उस ऑफिसर ने उनकी बातों पर यकीन कर लिया और वो उनको, जो कि रिजर्व था डिब्बा अंग्रेजों के लिए सिर्फ, उस डिब्बे में उन दोनों को बिठा दिया और वो चल पड़े अपनी अगली मंजिल की ओर। तो जब वो गाड़ी में बैठ गए तो परमहंस जी बोले कि ऑफिसर के हाथ में जो तार पकड़ी हुई थी, जो चिट्ठी थी, वो मैंने पढ़ ली थी। उसमें वो जो चिट्ठी थी वो उनके भाई अनंत जी द्वारा दी गई थी ऑफिसर को, और उसमें लिखा हुआ था कि अंग्रेजी पोशाक पहने 3 बंगाली लड़के घर से भागकर मुगल सराय के रास्ते से होकर हरिद्वार जा रहे हैं और मेरे पहुंचने तक कृपया उन्हें रोक के रखना। इसलिए आपकी सेवाओं के लिए आपको उचित इनाम भी दिया जाएगा। तो ये सब उस तार में लिखा हुआ था। परमहंस जी बोले। फिर आगे, फिर उन्होंने अमर को कहा कि अमर, मुझे लगता है तुमने जो उन्होंने प्लानिंग की थी कि इस रेलवे के रेलगाड़ी से वो जाएंगे हरिद्वार तक, वो उन्होंने टाइम टेबल जो रेलवे का था उस पर निशानियां लगाई हुई थी। तो वो अमर के घर पर था। परमहंस जी ने कहा, अमर, मैंने तुम्हें कहा था वो वहां मत छोड़ना, तुम छोड़ आए। लगता है वो अनंत जी के हाथ लग गया, इसलिए उनको हमारी सभी प्लानिंग का पता चल गया। तो इस तरह बातें करते हुए वो बरेली पहुंचे और बरेली में उन्हें मिला उनके मालक मकान का बेटा द्वारका प्रसाद। उसने भी उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो रोक नहीं पाया। अब वो अगली गाड़ी में चढ़ गए और फिर जब वो गाड़ी में थे तब फिर उनके पास एक अंग्रेज ऑफिसर आया, रेलवे ऑफिसर, और उसने पूछताछ की। लेकिन अमन ने फिर उन्हें वही थॉमस थॉमसन वाली स्टोरी सुनाई और उसको भी यकीन आ गया और वो चला गया और गाड़ी अब हरिद्वार तक पहुंच गई। अब वो रेलवे स्टेशन से तेजी से दोनों बाहर निकले। अब वो चाहते थे कि वो जल्द से जल्द यूरोपियन पोशाक उतार कर देसी पोशाक पहने, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि अनंत जी को पता चल गया है कि उन्होंने ये पोशाक पहनी है, इसलिए अब इस पोशाक में ज्यादा खतरा हो गया था। अब उन्होंने वहां से ऋषिकेश जाने के लिए टिकट्स खरीद ली कि हम लोग अब हरिद्वार से फौरन ऋषिकेश चलते हैं, कहीं पकड़े ना जाए। लेकिन गाड़ी में बैठने से पहले ही एक पुलिस वाले की आवाज ने उन्हें अचानक से रोक लिया और वो उनको पकड़कर एक बंगले में ले गए और वहां पर जाकर उनके पास जो भी पैसे थे दोनों के पास, वो भी उन्होंने ले लिए और कहा, जब तक आपके बड़े भैया नहीं आते तब तक आपको यहीं रहना होगा। हमें ये ऊपर से आदेश मिला है कि आपको यहीं पर रोक कर रखना है। इस तरह से उनकी इस यात्रा की असफलता हुई। लेकिन यात्रा की सफलता बेशक हुई, लेकिन उनके जो कदम थे वो परमात्मा की खोज के लिए बढ़ते चले जा रहे थे। और अब आगे क्या होता है उनकी जिंदगी में, हम जानेंगे अगले वीडियो में साथियों। आप लोग अपने व्यूज प्लीज जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में लिखकर कि आपको मेरी ये वीडियोस, ये स्वाध्याय किस तरह का लग रहा है। आपको किसी भी तरह का लगता है कि सुधार होना चाहिए, कोई कमी पेशी लग रही है, तो प्लीज मुझे जरूर बताइए ताकि मैं अपने आप को और ज्यादा बेहतर कर सकूं। तो ठीक है साथियों, हम फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।